वृत्त की परिधि ले ली हमने 2πr। अब 1/4 भाग निकल गया है तो बचा कितना है 3/4। तो सीधे हम क्या करते हैं 2πr का 3/4 निकाल लेते हैं। तो 2πr का 3/4 जैसे मैं निकाल लूँ 22/7 2πr। r की वैल्यू कितनी, देखो व्यास 28 है तो परिधि कितनी हो जाएगी 14। तो 7 2 से काटो इसको 2 बार और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और ये 22 दिया कितना हो जाएगा 66। और हम फर्स्ट टाइम 66 देख के और करेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जैसे मान लो ये पूरा पिज्जा था, इसमें से 1/4 भाग को क्या किया, जैसे किसी ने काट के निकाल दिया, जैसे ये मैं निकाल दे रहा हूं, है ना, ये 1/4 भाग जो है कट के निकल गया। तो लेकिन जब हम आउटर बाउंड्री की बात करें तो उसका मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने शुरू किया आपको उसी पॉइंट तक जाना है। तो जैसे मान लो मैं यहां से शुरू करूं तो यहां तक आऊंगा, तो ये 2πr का यहाँ तक जब आया मैं, तो ये क्या हो गया परिधि का 3/4 तो मैंने चल लिया, लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और चलना है और फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या के बराबर और चलना है, तब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचूंगा। तो मैंने कितना चला, यहाँ से यहाँ तक एक बार त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एक बार त्रिज्या, मतलब कितना चला मैंने 2r और चला हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पर 66 तो चलना ही चलना है प्लस 2 बार त्रिज्या और चलना था, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28 हो जाएंगे 94। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना बनेगा 94। हेलो फ्रेंड्स, एसएससी CHSL 2020 की हुई 36 शिफ्ट्स को हम अपनी इस सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं और आज हम अपना तीसरा शिफ्ट सॉल्व करने वाले हैं, तीसरा सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए आप अपना आज इस तीसरी शिफ्ट का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नल P किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल Q भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि P और Q दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी, है ना। तो ये पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग LCM मेथड से करते हैं। P जो है वो भरने वाली टंकी है और Q जो है वो खाली करने वाला नल है ना। और P जो है इसे 6 घंटे में भर सकता है और Q इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो 6 और 10 का LCM कितना आ जाएगा 30। ये 6 घंटे में 30 यूनिट काम करता है तो ये 1 घंटे में कितना यूनिट करेगा 5, और ये 10 घंटे में 30 यूनिट काम करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा 3, है ना। अब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया हमने, P प्लस Q ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए P कितनी यूनिट कर रहा है 5 और Q कौन सा नल है खाली करने वाला, तो वो 3 यूनिट क्या कर रहा होगा कम कर रहा होगा, खाली कर रहा होगा। तो कितनी यूनिट हो रही होंगी, हर घंटे में 2 यूनिट हो रही होंगी। और समय करना कितनी यूनिट है हमें 30, तो 30 यूनिट करना है और हर घंटे में होती है 2 यूनिट, लगने वाला समय कितना है 15 घंटे। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो गया है 15 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 6.7 सेंटीमीटर और 9.5 सेंटीमीटर है, उनके परिधि के बीच का अंतर क्या होगा। पाई का मान हमें 22/7 लेना है ना, परिधियों का अंतर है ना। तो मान लेते हैं 2πr1 ये हो गई बड़ी वाली परिधि और ये हो गई 2πr2, है ना, या R1 R2 ऐसे कर लिया मैंने, कैपिटल R और स्मॉल r कर ले, 2 करना है। और इसका क्या निकालना है अपन को अंतर, तो बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या वाली परिधि को घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनको सेपरेट अलग अलग नहीं निकालना। हम क्या करेंगे यहाँ से 2π कॉमन ले लेंगे और पाई की वैल्यू कितनी रख लेंगे 22/7। और यहाँ पे कैपिटल R बड़ी वाली त्रिज्या का मान कितना है 9.5 और छोटी वाली त्रिज्या का मान कितना है 6.7। अब आगे क्या होगा, ये 2 है, ये पाई का मान मैं रख चुका हूँ, 67 और 3 70 25 28 आएगा, मतलब कितना आ जाएगा ये 2.8। तो 7 से काट देंगे इसको, कितनी बार कट जाएगा ये 0.4 टाइम कट जाएगा ना। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 8 में 22 का गुणा कितना जाएगा 176 और 1 पॉइंट के बाद क्या लगा लेंगे डेसिमल, तो कितना हो जाएगा 17.6। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.6, है ना। तो कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करना है और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A B का 150% है और B C का 40% है। यदि A प्लस B प्लस C बराबर 20 है तो 2B प्लस 3C माइनस 4A का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन रहता है हमारा, हमें A से B का रिलेशन दिया हो और B से C का रिलेशन दिया हुआ हो, तो हम हमेशा C को 100 मान लो, है ना। तो और C से फिर B का रिलेशन क्या दिया है कि B C का 40% है, तो C का 10% 10 हो गया, 40% कितना हो जाएगा 40। तो B की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब यहाँ पर हम B की वैल्यू रख लेंगे 40 और हमें A से B का रिलेशन क्या दिया हुआ है, A से B का रिलेशन दिया हुआ है A B का 150% है ना। तो B का 100% कितना होगा 40, 50% कितना होगा 20। तो 100 और 50 150% हो गया, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर कितना हो गया ये 60, है ना। तो हमारे पास संख्याएं बन गई A
बी और सी कितनी 60, 40 और 100। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं तो कितना हो जाएगा 3, 2 और 5 है ना। 20 से काट दिया मैंने 3, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो संख्याओं में अनुपात बना 3:2:5। अब हमसे बोला है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 20, मतलब तीनों का अनुपातिक योग बराबर कितना होगा 20। तो 3, 2, 5 और 5 10। तो 10 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो 1 पे वैल्यू 2 है तो 3 पे कितनी हो जाएगी 6, 2 पे कितनी हो जाएगी 4 और 5 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। हमें क्या बोला है 2b प्लस 3c माइनस 4a। तो 2b की वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस 3c की वैल्यू कितनी आई है 10 माइनस 4a की वैल्यू कितनी आई है 6 है ना। तो हम क्या करेंगे देखिए 2 4 जा कितना हो जाएगा ये 8, ये कितना हो जाएगा 38 माइनस कितना 24 है ना। तो 38 माइनस 24 बराबर कितना हो जाएगा 14। करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना होने वाला है 14। तो 38 माइनस 14 से 14 आ गया है ना। जब भी हमें संख्याओं के बीच ऐसा रिलेशन दिया हो कि पहली से दूसरी और दूसरी से तीसरी है ना, या a से b, b से c, x से y, y से z, तो हम हमेशा आखिरी वाली को 100 मान लेते हैं। जैसे पहली दूसरी तीसरी दिया तो तीसरी को 100 मान लो, a b c दिया तो c को 100 मान लो, x y z दिया तो z को 100 मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजिली संख्याओं को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं आपको सीधे हिंदी में समझा देता हूं कि एक आदमी ने 7,000 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर पर 2 साल के लिए दिया है ना, निवेश किया, और 10,000 रुपये उसी रेट पर उसी समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। तो हमें बताना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना होगा और टोटल अमाउंट कितना होगा है ना। तो सबसे पहले मैं देखो सीधे सीधे लिख लेता हूं। देखो 7,000 रुपये है और ब्याज की दर कितनी है 8%, और समय कितना है 2 साल। तो हर साल 8%, तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा 16%। तो 16 सत्ते 112 है ना। इसका 1% कितना आएगा 70, तो 16% कितना आ जाएगा 1120। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हमें 1120 रुपये मिल चुके हैं। दूसरा हमें बोला है कि 10,000 रुपये उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। तो मूलधन कितना है 10,000 रुपये और ब्याज की दर कितनी है 8%, समय कितना है 2 साल। तो 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए 2 है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना शुरू करूंगा मैं। तो 10,000 का 8%, 1% कितना आया 100, तो 8% कितना आएगा 800। यहाँ 800 है तो यहाँ भी 800। फिर 800 का 8%, 800 का 1% कितना आएगा 8, तो 8% कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1664। अब हमसे बोला है कि टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो 1664 और 1120 मिलके कितने हो जाएंगे 1600 और 1100 2784 है ना। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है मेरा, टोटल इंटरेस्ट बन रहा है मेरा 2784 रुपये। अब हमसे बोला है कि अमाउंट क्या होगा मूलधन धन इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना था 7,000 और 10,000 कितना था 17,000 और प्लस इंटरेस्ट कितना आया मेरा 2784। तो कितना हो गया ये 19,784 है ना। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन सा बन गया ए ऑप्शन में 2784 रुपये मेरा इंटरेस्ट और 19,784 रुपये मेरा क्या बन गया अमाउंट है ना। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। किसी पतंग की डोर की लंबाई 158 मीटर है और ये क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पतंग की ऊंचाई कितनी है, मान ले कि डोर ढीली नहीं है ना। तो जैसे जिसने कभी पतंग उड़ाया वो जानता होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये मान लो हमारी क्षैतिज है, धरती है, इससे 30 डिग्री के एंगल पे पतंग उड़ रही है। यहाँ पर कहीं पतंग उड़ रही है, ठीक है। कितने डिग्री का कोण है 30 डिग्री का कोण है। और हमसे बोला है कि पतंग की डोरी की लंबाई 158 मीटर है। तो ये वाली दूरी दी रखी है हमको 158 मीटर और ये जो है थीटा ये हमारा हो गया। यहाँ से हमें पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है कि पतंग कितनी ऊंचाई पर उतरी। तो क्षैतिज तल से कितनी दूरी पर है ये उसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई। sin 30 का मान लगा लेते हैं। sin 30 क्या हो जाएगा लंब, थीटा के सामने वाला लंब बटे कर्ण। तो मैं यहाँ पर sin 30 लगा लेता हूँ। sin 30 का मान क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है 158। तो लंब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 h अपॉन में 158। तो 158 का आधा कितना हो जाएगा 79। तो h बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरा 79। तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 79 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो ये ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न है। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन में आखिरी में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि cos थीटा बराबर 4x अपॉन में 1 + 4x स्क्वायर हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, यदि मैं इसको डायरेक्ट
हम यदि डायरेक्ट एंगल में रख लें, ये है थीटा, है ना, ये थीटा है अगर, तो थीटा के सामने वाला होगा लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया मेरा 4x, और ये क्या हो गया 1 + 4x²। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर x बराबर 1 ले लूँ, देखिए मैं थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं x बराबर 1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ गया 4, और यहाँ पे x बराबर 1 ले लूँगा तो 1, और ये 4, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 में 4 का गुणा करूँगा 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 3। अब हमसे किसका मान पूछा है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का मान हमें क्या लेना है, साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब कितना हो जाएगा 3/5। तो मेरा साइन थीटा का मान आ गया है 3/5। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में x बराबर 1 रखते जाऊंगा और देखूंगा कि किस में 3/5 आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 5/3, यहाँ पे कितना होगा, जैसे इसमें वैल्यू रखूँ तो कितना हो जाएगा 3/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, और ये कैसे आ रहा है देखो, 1 - 4 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा -3/5। तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है 0 से 90 के बीच में, तो इसलिए ये वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, आंसर के रूप में ले लेंगे, है ना। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। और यदि इसको हमें ऐसे ना करना हो तो हमारे पास दूसरा तरीका यह है कि कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ मैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण 1 + 4x²। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा लूंगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग हमें निकालना है प्लस आधार का वर्ग, आधार मतलब कितना 4x का होल स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा और a की वैल्यू यहाँ रख के फिर लंब बटे कर्ण करके साइन थीटा का मान निकालूंगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जब हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। वैसे भी हमें अभी हम यहाँ सीख नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने एग्जामिनेशन अप्रोच देख रहे हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया गया, 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की गई। पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी, है ना। तो ये औसत चाल वाले क्वेश्चन को देखो मैं कैसे करता हूँ। यात्रा का 5वां हिस्सा मतलब कौन सा, 1/5। यात्रा का 1/4 हिस्सा मतलब कितना, 1/4। और शेष यात्रा, तो शेष यात्रा कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ के कंप्लीट में से घटाना पड़ेगा, है ना। तो वैसे अगर देखो मैं ये 20, ये कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये कितना है 20%, ये कितना है 25%। तो बचा के 20 और 25 कितना हो गया 45, तो बचा कितना 55%। 55% मतलब 55/100, और 55/100 मतलब 11/20, है ना। एक तरीका तो ये हो गया मेरा शेष निकालने का। दूसरा क्या है ये बता देता हूँ। जैसे दूसरा ये है 1/5 और 1/4, यदि इन दोनों को जोड़ूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20, और ये हो जाएगा 4 और 5 कितना 9। तो ये 9/20 हो चुका है, तो बचा कितना है 1 - 9/20, तो 20 में से 9 का कितना बचा 11/20। दोनों तरीके हैं, आप चाहे जिससे भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो दूरियां जो तय की गई हैं वो 1/5, 1/4 और 11/20 है ना। अब देखिए हमें दूरी भी किस किस से तय करना है, हमें दूरी तय करना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो 25, 30 और 60 का एलसीएम ले लिया मैंने 300। अब 300 को देखूंगा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मैं 300 किलोमीटर की दूरी को कंप्लीट मान लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 300 किलोमीटर की दूरी का 1/5, 300 किलोमीटर की दूरी का 1/5 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, और वह तय कितने की स्पीड से किया गया है 30 की स्पीड से। फिर 1/4 कितना हो जाएगा 75, और ये कितने की स्पीड से तय किया गया है 25 की स्पीड से। और शेष हिस्सा है ना 60 और 75 कितना हो गया 135, तो बचा कितना 165, और ये कितने की स्पीड से तय किया गया है 60 की स्पीड से। तो देखिए यहाँ कितना समय लगा होगा 60 की स्पीड 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर, मतलब यहाँ लगा होगा 2 घंटे। 25 की स्पीड से 75 किलोमीटर, तो यहाँ लगा होगा 3 घंटे। और 60 की स्पीड से 65 किलोमीटर, तो मैं इसको 5 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ये 12 बार। 5 से कटेगा ये 5 × 15, 5 × 15 है ना। फिर इसको 3 से काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 11 बार। फिर 11 से इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा ये 4 दूनी 8, 4 से काटूंगा 11 को, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, मतलब 7, 5 कितना हो गया ये 2.75। तो मेरे पास देखिए औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई है 300, और टोटल टाइम कितना लगा है 2 और 3 5, 5 और 2 7.75 घंटे, है ना। तो दशमलव हटा के मैं ये लगा लूंगा 0, 25 × 75 बचेगा 2,
25 एकम 25, 25 से कट जाएगा कितनी बार, 12, 1200 है ना। तो मेरे पास बच रहा है 1200 बटा 31 है ना। 30 तिया 90 और 3 93, बचा कितना 7 27, 270 है ना। 270 तो 9 में हो जाएगा, 297 मतलब 8 में, तो 38 है ना। तो लगभग 38 के आसपास आंसर आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन बनेगा मेरा 38.7। बाकी ऑप्शन नहीं है, बाकी आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो भी 38.7 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 125 रुपये पर कोट की गई मतलब अंकित की गई, 125 रुपये पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। 75 रुपये में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं, है ना। MRP दिया हुआ है हमें 125 रुपये दर्जन, है ना, मतलब 12 पे 12 कितने की हैं, 125 रुपये की हैं, और उस पर छूट कितनी है, 20% की है। तो इसका 10% कितना आएगा, 12.5, 10% आया है मेरा 12.5, तो 20% कितना हो जाएगा, डबल, 12.5 का डबल कितना, 25, तो 25 की छूट मिलेगी, मतलब 12 का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो हमसे बोला 75 रुपये में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। देखिए 100 रुपये में कितनी है, 12, मैं इसमें 4 का भाग दूं तो कितना जाएगा, 25, यहाँ 4 का भाग दूंगा तो कितना जाएगा, 3, फिर 3 का गुणा करूंगा तो कितना जाएगा, 75, और 3 का गुणा करूंगा तो 9। यदि 100 रुपये में 12 आ रही हैं तो 75 रुपये में कितनी आएंगी, 9 आएंगी। वैसे भी देखिए 100 रुपये का 3/4 रुपये है हमारे पास, 75 रुपये क्या है, 100 रुपये का 3/4। तो ऐसी जब वस्तु कितनी आ रही है, 12, तो 12 की कितनी आएंगी, 3/4, 4 से काट दो 3, 3 त्रिका 9, है ना। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 नोटबुक हम खरीद सकते हैं। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.46 ऊंचाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, हमें ऊंचाई दी हुई है और हमसे पूछा है परिमाप। तो ऊंचाई का फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2a, और इसकी ऊंचाई दी कितनी हुई है हमें, 3.46, और हमें √3 की वैल्यू 1.73 यूज़ करना है। वैसे भी दिख रहा है कि ये 1.73 का क्या है, डबल है। तो यहाँ रखूँगा मैं 1.73 अपॉन में 2 इंटू a बराबर 3.46। 1.73 से ये कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। हमसे क्या पूछा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, ये है a, ये है a, ये है a, तो कितना हो जाएगा, 4, 4, 8, 4, 12। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा परिमाप के लिए, 12। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में जाने में कुल कितना समय घंटे में लगेगा, है ना। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें स्पीड दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, बस सॉल्व करना है। तो जब धारा की दिशा में जब चलते हैं, चाल हो जाती है हमारी नाव प्लस धारा, है ना। तो नाव की चाल कितनी है, 19 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर। तो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तब हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हम धारा के विपरीत चलेंगे, हम धारा के विपरीत चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाती है, नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है। भाई सीधी सी बात है, धारा के अगेंस्ट चलोगे तो धारा अपोज करेगी, और अपोज करेगी तो क्या होगी, हमारी चाल कम आएगी, है ना। तो कम आने पे क्या होना है, हमें नाव की चाल में धारा की चाल को घटाना है। तो नाव की चाल कितनी है, 9, और धारा की चाल कितनी है, 3। तो यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी हमारी, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में हमें जाना है 88 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चाल कितनी आई, 22। तो दूरी बटे चाल से क्या जाएगा, समय, तो 22 चौके 88, तो यहाँ कितने लगेंगे, 4 घंटे। और दूसरी बार हमें 24 किलोमीटर जाना है धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल कितनी आई हमारी, 16। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3/2 मतलब 1.5। तो यहाँ लग रहे हैं 4 घंटे, यहाँ लग रहे हैं 1.5 घंटे। तो कुल समय हमें कितना लगेगा, 4 और 1.5 5.5। तो कुल टोटल टाइम कितना लगेगा, 5.5 घंटे, है ना। तो बस इसमें इतना याद रखना है कि धारा की दिशा में चाल जुड़ जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चाल घट जाती है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस इसको हम स्टेप बाय स्टेप फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 29/2 मतलब कितना हो जाएगा, 58, और 58 को जब हम 232 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम कट जाएगा, ये 4 टाइम, है ना। 50 चौके 200 और 8 चौके 32, कितने बार कट गया, 232, ठीक। और 232 और ये 4 बार कट गया, ये बचा हमारा 4, और यहाँ कितना हो गया है, 770। 770 और 4 मिनट के कितने हो जाएंगे, 774, और डिवाइड बाई कितना है, 18, डिवाइड बाई कितना है, 18। तो 18 से काटो, 18 चौके 72, बचेगा 5, 18 तिया 54। तो इस पूरे को सॉल्व करके
मेरा कितना निकल के आया है 43। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इन दोनों के बीच में लगा है ऑफ लगा है, तो यहाँ कितना हो गया 4 तिया 12, और इसमें डिवाइडेड बाय कितना है 8 इंटू 18 और -4। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 18 इंटू 8 के बटे में 12। तो ये मैं इसको लिखूंगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 18, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 8। तो ऊपर वाला सॉल्व होके कितना आया है, इस पूरे को सॉल्व करके आया है 8। अब यहाँ नीचे वाले को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो नीचे में क्या लगा है 4 के साथ ऑफ लगा है, 4 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर है हमारा 2 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे इस पूरे का सॉल्व होके कितना आया था 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल 3। और यहाँ पे देखिए 8 में से 6 गए बचेगा 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2। तो ऊपर कितना था 8, नीचे कितना था 2, तो 8 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे सॉल्व होके कितना आया था 43, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, यहाँ पे कितना आया मेरा 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 4 बार, तो 43 माइनस 4 कितना आ जाएगा 39। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 39। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ऑफ का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना और उसको बोडोमास रूल के हिसाब से सॉल्व करते जाना है, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। दिखने में बड़ा सा दिखता है लेकिन आसान, अगर हम रूल को ब्रेक ना करें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आया अभी, बीजगणितीय सर्वसमीका का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजक को सरल करें, है ना। तो हमें यहाँ पर जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उनका यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिएगा, फिर मैं इसका एक थोड़ा सा लॉजिकल तरीका भी बताऊंगा। अभी पहले हम इसको बेसिक से देख लेते हैं। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, है ना। x की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1, और 1 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब देखिए नीचे में x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन x, है ना। एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो 1, x में से x कॉमन लिया तो 1 और 1 में से x कॉमन लिया तो 1 अपॉन x, है ना। अब देखिए ये x से ये x कट गया। अब देखिए अगर मैं इसको अगर आप ध्यान से देखें पूरे समीकरण को, देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस कितना लिख रहा हूँ मैं -1, है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होना था, लेकिन हमारे पास कितना है +1 है, तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगा और हमें लाना कितना था 1, इसलिए मैं क्या करूंगा 2 में से एक 1 माइनस हुआ तो ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा x है वो कॉमन चल ही रहा है, और नीचे क्या है देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इस 1 को मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कैसे लिखता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ये देखिए x कॉमन है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। और नीचे क्या दिया हुआ है मेरा x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 से x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कट गया, तो बचा क्या मेरे पास x इंटू में x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा, देखिए क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और अपॉन में कितना हो जाएगा x। इस इतने को सॉल्व किया मैंने तो x का इंटू होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 और 1 का x में माइनस में इंटू होगा तो क्या जाएगा माइनस एक्स और अपॉन में क्या जाएगा s, और x क्या होगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो सिंप्लीफाइड करके हमारा इतना आ रहा है, तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये था हमारा बेसिक तरीका। दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे तरीके से हम देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे पढ़ूं कि इस संख्या में इसका भाग दिया जा रहा है तब क्या आएगा, है ना। जैसे मैं बोलूं कि 10 में 5 का भाग दूं तो कितना आएगा 2 आएगा, तो अगर 2 में 5 का गुणा करें तो कितना आएगा 10। इसका मतलब ये है कि हमें करना क्या है, ये नीचे जो संख्या दी हुई है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे 1 बाई 1 क्या करेंगे हम अपने ऑप्शन चेक करेंगे, है ना, और देखेंगे कि किसका गुणा करने पर हमारा ऊपर वाली संख्या हमारी बन रही है, ठीक है। तो देखिए
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपना लॉजिक ये लगाएंगे कि ये जो 2x वाले ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2x का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2x स्क्वायर 2x क्यूब इस तरीके से बनने लगेगा। वो तो हमारा ऊपर वाली डिजिट में दिया है नहीं, तो हमें केवल ये वाले दो ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों का हम 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे और देख लेंगे कि ऊपर वाला जो अंश है वो हमारा कब आ रहा है। जिसमें भी अंश आ जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास समय बचा हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम एग्जाम पूरा सॉल्व कर लिए, अब समय है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें, तब हम यहाँ पे इसको ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1170 रुपए में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी ही हानि होती है जितना उसे इस वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से लाभ होता है। यदि वे इसे 1450 रुपए में बेचती तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जैसे मान लेता हूं कि वस्तु की कीमत थी 100 रुपए, ठीक है, और बोला कि 22% के लाभ, मतलब वस्तु कितने में बिकती, 122 रुपए में, और उतनी ही हानि होती, तो 22 रुपए की हानि होती तो वस्तु कितने में बिकती, 78 रुपए में। 22% की हानि होती तो वस्तु कितने में बिकती, 78 रुपीज में, है ना। तो और क्वेश्चन में कितने में बिकी है, 1170 रुपए में। तो 100 रुपए मूल्य लेने पर वस्तु बिकती है 78 रुपए में। तो कितने रुपए लेने पर वस्तु 1170 रुपए में बिकेगी, मूल्य कितना लें कि वस्तु 1170 में बिके, है ना। तो सबसे पहले क्या करूंगा, देखो मेरे को 1170 लाना है, तो मैं इसको देखो 2 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, ये 39 बार कटेगा, और 2 से काटूंगा तो यहाँ कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। अब 39 में देखिए मैं 3 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 117, और यहाँ 3 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 150, और मेरे को 1170 में बेचना था तो मैंने 10 का गुणा और कर लिया, और यहाँ भी 10 का गुणा और कर लिया। तो 1170 रुपए में बेचने के लिए वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, 1500 रुपए होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस जो है वो 1500 रुपए है। अब हमसे बोला कि 1450 रुपए में बेच दें, तो 1500 रुपए की वस्तु 1450 रुपए में बिकी तो कितने की हो गई, 50 रुपए की हानि हो गई। कितने पे, 1500 पे इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 दिया 15, 5 से काटो 10 बार, तो 3 सही 1/3 मतलब 3.33। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 3.3% की हानि। तो ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं, अगर इसको बेसिक से अभी सॉल्व करें तो थोड़ा सा एक्स वैक्स मान के तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको 100 मान लो, 100 मान के फिर अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसको मोल्ड कर दो और फिर आंसर निकाल लो। तो ये तरीका थोड़ा आसान है। आप दूसरे क्वेश्चंस में भी इनको ट्राई करके देखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ का है। ग्राफ के क्वेश्चन हम आखिरी में करेंगे, ये भी ग्राफ का है। ए प्लस बी बराबर पी, ए बी बराबर क्यू है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार स्क्वायर करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। सीधे सीधे हम बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। a की पावर 4 निकालने के लिए a की पावर 4 कैसे आएगी, पहले मैं a का स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर आएगा, और फिर उसका स्क्वायर करूंगा तो a की पावर 4 आएगा, है ना। तो पहले मैं एक बार स्क्वायर कर लेता हूं। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, p, p का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर, और a प्लस बी स्क्वायर का मान मुझे निकालना है ताकि मैं a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 तक जा पाऊं, और ab का मान कितना है, q है। तो यहां से मेरे को पता चला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर आया है मेरा p स्क्वायर माइनस 2q, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, तो यहां पे बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, p स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर, इसका मान मुझे बताना है फाइनली, प्लस 2। देखिए a b का मान कितना है, q, तो a स्क्वायर b स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, q स्क्वायर, है ना। a b का स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा, p की पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4q स्क्वायर माइनस 2 a b, है ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैंने खोल लिया, बराबर में a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान मुझे निकालना था, और ये प्लस के 2 स्क्वायर है ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये p की पावर 4 है प्लस ये कितना है, देखो 4q स्क्वायर, और ये कितने हैं 2q स्क्वायर, यहाँ आके माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, केवल 2q स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 2 2 जा 4 p स्क्वायर q, वो भी काय में माइनस में 4
पी स्क्वायर क्यू बराबर में कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान कितना आया, पी की पावर 4 माइनस प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर पी की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यू, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ वाला ऑप्शन है। देखिए अगर अपन ध्यान से देखें तो सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सेम है। कभी कभी हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि ये देखा और खट से इसको आंसर मार के बढ़ गए, है ना। लेकिन हमें ध्यान से देखना है, पूरा एक एक चीज मैच होना चाहिए, प्लस माइनस मैच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ का क्वेश्चन आखिरी में। चलिए 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है ना। तो मैं आज आपको इसका एक नया अप्रोच बताऊंगा। नया अप्रोच क्या बताऊंगा, थोड़ा सा कि जब डिवाइड वगैरह ना हो तब क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 8 ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो वो होगी क्या, इन पांचों का एलसीएम। तो एलसीएम देखिए मुझे निकालना है 8, 15, 16, 21 और 5 का ना। तो 5 और 15 का एलसीएम 5 है, 8 और 16 का एलसीएम 5 है। तो और 15 और 21 का एलसीएम 15 7 105, 21 पंजे 105, 5 और 16 है ना। तो 16 में 105 का 1600, 1680, ठीक है। तो एलसीएम आ गया मेरा यहाँ पे 1680। अभी देखिए मुझे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,999, है ना। अब मुझे इसमें 1680 से डिविजिबल संख्या देखना है। तो मैं क्या करूंगा, 16 से 80 के नजदीक जाने की कोशिश करूंगा। 50 का गुणा करके देखूं तो कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80,000 और 80 में 5 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4000। तो कितना, मैं 84,000 तक तो पहुंच गया। प्लस अभी क्या करूं मैं, अगर इसमें 10 का और ले लूं, मतलब कितना, 16,800 और ले लूं तो कितना हो जाएगा, ये 16 14 मतलब 1,08,000, है ना। कितना हो गया ये, 1,08,000। लेकिन मुझे कितने अंकों की बताना था, 5 अंकों की। ये कहाँ पहुंच गए अपन, 6 अंकों में। तो हमें एक संख्या पीछे आना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 1,08,000 में से 1680 घटा दूंगा। 1,08,000 में से 1680 को क्या करो, माइनस कर लो। तो ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 99। तो कितना आ गया, 99,120। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 99,120। तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। लेकिन अभी देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा, अगर अपन बिल्कुल बेसिक से ही चलते, जैसा अपन करते आए हैं, तो उसमें क्या करते अपन, 99,999 लिखते और उसमें 1680 का क्या करते, भाग देना शुरू करते। तो 1680 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, लेकिन मैं उसके मल्टीपल बना बना के आगे बढ़ते जाऊं और कहां तक, बिल्कुल आखिरी तक पहुंच जाऊं और फिर उसकी संख्या देख लूं, तो आसानी से आ सकता है। मैंने अभी इसको इसी तरीके से करने की कोशिश किया था, उसमें ज़्यादा समय लगा, ये वाले तरीके से कम समय लगा है। तो इसलिए आपको एग्जामिनेशन अप्रोच पे आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है। शेष पिज्जा का परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। होता क्या है कि हम सीधे क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि भाई जैसे एक वृत्त की परिधि मतलब क्या होता है, उसकी आउटर बाउंड्री कितना हो गया, 2πr। वृत्त की परिधि ले ली हमने 2πr। अब 1/4 भाग निकल गया है तो बचा कितना है, 3/4। तो सीधे हम क्या करते हैं, 2πr का 3/4 निकाल लेते हैं। तो 2πr का 3/4 जैसे मैं निकाल लूँ, 22/7 2πr। r की वैल्यू कितनी, देखो व्यास 28 है तो परिधि कितनी हो जाएगी, 14। तो 7 2 से काटो इसको 2 बार और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। और ये 22 दिया कितना हो जाएगा, 66। और हम फर्स्ट टाइम 66 देख के और करेक्ट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जैसे मान लो ये पूरा पिज्जा था, इसमें से 1/4 भाग को क्या किया, जैसे किसी ने काट के निकाल दिया। जैसे ये मैं निकाल दे रहा हूं, है ना, ये 1/4 भाग जो है कट के निकल गया। तो लेकिन जब हम आउटर बाउंड्री की बात करें तो उसका मतलब होता है जिस पॉइंट से आपने शुरू किया आपको उसी पॉइंट तक जाना है। तो जैसे मान लो मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ तक आऊँगा, तो ये 2πr का यहाँ तक जब आया मैं, तो ये क्या हो गया, परिधि का 3/4 तो मैंने चल लिया। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और चलना है और फिर यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या के बराबर और चलना है, तब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचूंगा। तो मैंने कितना चला, यहाँ से यहाँ तक एक बार त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एक बार त्रिज्या, मतलब कितना चला मैंने, 2r और चला हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पर 66 तो चलना ही चलना है,
प्लस 2 बार त्रिज्या और चलना, तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, तो 14 का डबल कितना हो जाएगा 28। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80, और 6 और 8 कितना हो जाएगा 14, 80 और 14 कितने हो जाएंगे 94। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना बनेगा 94, है ना। ये उसमें अर्धवृत्त की त्रिज्या में भी ये वाला क्वेश्चन बनता है। अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, जैसे पूरा 2 पाई आर है तो कितना होता है ये आधा हो जाता है पाई आर, और यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है पाई आर प्लस 2r। ऐसे ही यदि ये 3/4 वाला आया तो 3/4 में कितना हो जाएगा 3/4 ऑफ 2 पाई आर प्लस 2r। इस तरीके से हम इसका परिमाप निकालेंगे, लेकिन उसको टेक्निकली समझ लो तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा का है, और ये मतलब काफ़ी टाइम बाद, मतलब ये तीसरा सेट सॉल्व करा रहा हूँ मैं, और तीसरा सेट सॉल्व कराने में अभी अलजेब्रा का एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आया है, नहीं तो अभी तक थोड़े से अच्छे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही आ रहे थे, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, x + 1/x का क्यूब बराबर 27 दिया हुआ है, और हमें x² + 1/x² का मान बताना है। तो देखिए x + 1/x का क्यूब बराबर है 27, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख लेता हूँ x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे अपन, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x² + 1/x² + 2ab, तो a से b कट जाता है, कितना आता है 2, और ये कितना हो जाता है 9, तो x² + 1/x² की वैल्यू 9 में से 2 गए तो कितना आ गया 7। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि a/b बराबर 11/7 और b/c बराबर 5/19 है तो a/b/c का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तीनों शिफ्ट में अभी तक इसके जो अनुपात के जो क्वेश्चन आए वो सिंपल ऐसे ही आए हैं कि a से b का रिलेशन दिया हुआ है और b से c का रिलेशन दिया हुआ है। तो कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें a/c पूछा था, अभी यहाँ पर a/b/c तीनों पूछ लिया है। तो हम क्या करेंगे देखिए 11/7 है और 5/19 है ना। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए a का रेशियो कैसे आ जाएगा 11×5 = 55, b का रेशियो कैसे आ जाएगा 7×5 = 35, और c का रेशियो कितना आ जाएगा 19×7 = 133, है ना। तो क्या अनुपात बना 55:35:133। तो करेक्ट आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन में 55:35:133, है ना। तो रेशियो के क्वेश्चन सिंपल ही आए थे लास्ट SSC CHSL में। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लॉजिकल। हमें क्या दिया हुआ है कि sin a - cos a बराबर 0, है ना। तो sin a - cos a बराबर 0 कब होगा, जब दोनों के मान आपस में बराबर होंगे, और के मान बराबर कब होते हैं 45 डिग्री में। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, है ना। जैसे sin 45 - cos 45 क्या होगा, sin 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, cos 55 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, और दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, है ना। तो दोनों का मान 45 पे बराबर होता है, तो cot a मतलब कितना हो जाएगा cot 45, और cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, tan 45 और cot 45 दोनों का मान होता है 1। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला लंब वृत्तीय बेलन बनाया जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। जब भी किसी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उन दोनों के आयतनों को हम आपस में बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक है अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³ और r की वैल्यू कितनी दी हुई है 6.3, तो 6.3 × 6.3 × 6.3, ठीक है। और इसका आयतन जो हम आकृति बना रहे हैं उसके आयतन के बराबर होगा। तो हम आकृति बना क्या रहे हैं बेलन, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h, है ना। तो पाई की वैल्यू रख लेता हूं मैं 22/7 पाई r², r की वैल्यू कितनी दे रखी 9 सेंटीमीटर, तो 9 × 9, और h हमसे बोला है निकालना है बेलन की ऊंचाई, हमें निकालना है, दोनों आपस में बराबर। देखो 22/7 से 22/7 कट गया, और यहाँ पर 9 से काटूंगा मैं, ये 9 × 7 = 63.7, 9 से काटूंगा इसको 9 × 7 = 63.7, और यहाँ पर देखिए 3 से काट दूंगा मैं इसको 2.1 टाइम, है ना। तो ये कितना हो गया देखो 7 दूनी 14, 14 × 7 = 98, 98 में 21 का गुणा 100 में 21 का गुणा कर लो 2100, और 2100 में से 2 बार 42 घटा दो, तो 2100 में से 42 जाएंगे तो बचेगा 2058, और दशमलव कहाँ लग जाएगा मेरा 3 अंकों के बाद 1 2 3 1 2 3 3 अंकों के बाद लग जाएगा। तो ये आ रहा है 2.05 के समथिंग, इसमें बोला एक स्थान तक, तो ये 0.5 को जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.1। तो करेक्ट आंसर मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.1।
चलिए नेक्स्ट। तो ये अभी हमारे हो गए। अब हम करते हैं ग्राफ के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं अर्थमेटिक और एडवांस मिला के। ग्राफ का क्वेश्चन, तो ग्राफ का ये पहला क्वेश्चन क्या है, ये 2015 में आपको उतने अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद ये स्पष्ट समझ में ना आ रहा हो आप लोगों के। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 800 मिलियन लीटर की खपत है टोटल, और उसको एक पाई चार्ट में दिखाया गया है डिग्री के रूप में, है ना। तो ये देखिए ये क्या है, ये एविएशन में 90 डिग्री का खर्चा हो रहा है, ट्रेन में 75 डिग्री का खर्चा हो रहा है, भारी वाहन में 60 डिग्री का हो रहा है, हल्के वाहन में 70 डिग्री का हो रहा है, और ये कोई और चीज़ है ये समझ में नहीं आ रही, 45 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, हमें एक जानकारी ये दी गई है कि यदि 4 मिलियन लीटर तेल का उत्पादन अगर आप करोगे तो उसके लिए 1 टन कोयला जलाया जाता है। तो हमसे पूछा है कि रेल क्षेत्र में कोयले की अनुमानित कितनी आवश्यकता होगी, है ना। पूरा टोटल खर्चा कितना था, 800 मिलियन लीटर का खर्च उत्पादन कुल खपत हो रही थी, 360 डिग्री पे वैल्यू है 800। हम यहाँ पर निकालना है हमें ट्रेन का निकालना है, मतलब 75 डिग्री का निकालना है। तो 1 डिग्री पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 800 बटा 360, तो 75 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, इंटू 75, है ना। तो यहाँ से मैं 0 से 0 काट दिया, 4 से काटा इसको मैंने 9 बार, 4 से काट दिया मैंने इसको 20 बार, फिर 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 25 बार, तो 25 में 20 का गुणा तो कितना हो गया 500, और बट्टे में क्या आया 3। तो टोटल 500 बटा 3 मिलियन लीटर की खपत होना है ट्रेन रेलगाड़ी क्षेत्र में, रेल क्षेत्र में, ट्रेन सेक्टर में। ठीक है, तो 0.4 मिलियन के लिए 1 टन लगता है, तो 1 मिलियन के लिए कितना लगेगा 1/0.4, तो 500 बटा 3 के लिए कितना लगेगा, इंटू 500 बटा 3, है ना। तो दशमलव हटा के 0, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5000 के बटे में 12, तो 12 से काटो इसको, 12 चौके 48, बचेगा 2, 12 एकम 12, बचेंगे कितने 8, तो 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, फिर बचेंगे 8, 12 छिंग 72, फिर बचेंगे 8, 12 छिंग 72, है ना। तो कितना आ रहा है 416.66, है ना। तो इसने राउंड ऑफ में लिया है 417, है ना। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, राउंड ऑफ में लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट था हमारा ये एक स्कूल है जिसमें प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को राहत कोष में चंदा जमा करने के लिए एक चार्ट चंदा जमा हुआ, वो एक चार्ट के रूप में दिखाया गया है। बोला है यदि मिडिल कक्षाओं से एकत्र किया गया चंदा 6750 रुपये था, है ना, तो प्राथमिक द्वारा कितना चंदा एकत्रित किया गया है। तो मिडिल वाला मतलब कितना, मिडिल वाला मतलब 30% पे वैल्यू दी हुई है, और हमसे पूछा किसका है, प्राथमिक, तो प्राथमिक मतलब 18 पे वैल्यू बताना है। तो हमें क्या करना है, 30 पे वैल्यू दी हुई है और 18 पे हमें बताना है। तो 30% पे वैल्यू कितनी है 6750, और 18 पे बताना है। तो मैं क्या करूं, इसको 18 पे बताने के लिए सबसे पहले 10 से काट दो, है ना। तो कितना आ गया 3, और उसमें कर लो 6 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 18, और यहाँ 6 का गुणा कितना हो जाएगा, देखो 3600, और 6 7 42, 420, और 5 6 30, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 3000, 4020, 4050, है ना। तो टोटल कितना हो जाएगा 4050, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4050। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ का क्वेश्चन था, ये बार ग्राफ था, में 200 श्रमिकों के घरेलू व्यय का वितरण दर्शाया गया है। हमसे पूछा है कि उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 200 से कम है, तो और उन श्रमिकों की संख्या जिनका घरेलू व्यय 300 और उससे अधिक है का अनुपात ज्ञात करें। तो 200 से कम वाले हमारे पास हम देख लेते हैं, ये है 200, ठीक है, ये है 200 की लाइन। तो 200 से कम वाले कितने हैं, 40 और 20 60, तो कितने हो गए मेरे पास 60। अनुपात किसका बताना है, घरेलू व्यय 300 और उससे अधिक, मतलब 300 की लाइन के आगे वाले। तो ये हो गई 300 की लाइन, तो इससे आगे वाले कितने हैं, देखिए 40 ये हो गए, 34 और 16 50 ये हो गए, 40 50 90 और 10 कितने हो गए 100। तो अनुपात कितना बन जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, कितना अनुपात बन जाएगा 3:5। तो करेक्ट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 3:5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये हमारे आज के क्वेश्चन, आज की हमारी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त हुए। आप अभी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक शिफ्ट के क्वेश्चन और लेकर आएंगे, तो प्लीज़ आप अपने हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको आने वाली शिफ्ट के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलता रहे एग्जामिनेशन अप्रोच के साथ। थैंक यू।